रिएक्शन कोशेंट, इसको हम Q से बताते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? पहला, इट इज कैलकुलेटेड एट एनी टाइम। ये एक सबसे बड़ी बात है। होता क्या है, अगर एक रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये होता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। पहले आप इसको लिखिए, फिर एक और बात करते हैं। लिखिए इसको, Q और Kc। क्या फर्क है दोनों में, यह समझना है हमें। पहली बात यह है कि दोनों के फॉर्मूले आपको सेम लग रहे होंगे, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या है डिफरेंस? यहां पर C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ C। कब? यह बड़ी चीज है। यहां पर जो आप यूज करते हो यह होती है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, यानी कि Kc इज कैलकुलेटेड ओनली एट इक्विलिब्रियम, ना इक्विलिब्रियम से पहले ना इक्विलिब्रियम के बाद। जबकि Q कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम, और यहां पर concentrations are taken at the time when Q is calculated, जबकि यहां पर concentrations are considered at the time of equilibrium. Concentrations are taken at the time when Q is calculated, जिस टाइम पे Q कैलकुलेट करना है उस टाइम की कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर किसी टाइम की नहीं, यहां पर सिर्फ इक्विलिब्रियम की बातें होती हैं कि कंसंट्रेशन भी कहां काउंट करनी है आपको, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशंस आर कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा और इसको क्लियर करता हूं। सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शन है, ए बी मिलकर के सी बनाता है, और रिएक्शन आपने कराई एट t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया, और t इज इक्वल टू 14 सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड, 10 से 14 सेकेंड। यहां पर जो कैलकुलेट होगा इसको आप बोलोगे Kc। इससे पहले जब कैलकुलेट होगा वो होगा Q, और इसके बाद भी क्या होगा? Q। अगर आप इससे पहले कैलकुलेट करते हो तो Q हो जाएगा आपके पास C की पावर C, A की पावर A और B की पावर B। और इसकी वैल्यू अगर आप इक्विलिब्रियम से पहले काउंट कर रहे हो तो प्रोडक्ट उतना नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये, और इसके बाद में रिएक्शन रुक सी जाती है ना। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदला है। जब ये
जो रिएक्टेंट बनाता है और ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के जब बराबर हो जाती है, इक्विलिब्रियम तब आता है। अभी तो क्या चल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही ज्यादा चल रही है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इसका मतलब है अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो Q की वैल्यू Kc से क्या आ जाएगी, कम। और अगर Q की वैल्यू Kc से कम आएगी यानी कि रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और इक्विलिब्रियम आने के बाद तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो गया है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है, रिएक्शन इज सीम्स टू बी स्टॉप्ड। लेकिन अगर आप यहां बात करोगे तो यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, यानी कि Q की वैल्यू Kc से ज्यादा आ गई, यानी कि रिएक्शन इज मूविंग बैकवर्ड। अच्छा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी यानी कि मोर प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो मोर रिएक्टेंट विल फॉर्म। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इक्विलिब्रियम से पहले और बाद में आप Q कैलकुलेट करते हो, और जब आप यहां पे Q कैलकुलेट करोगे तो Q विल बी इक्वल टू Kc। सीधी सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम आ ही गया है तो Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, Kc की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, आना बराबर ही है। लेकिन अगर Q की वैल्यू कम आ रही है यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्शन प्रोसीड कर रही है प्रोडक्ट की तरफ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जा सके। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा उतनी नहीं है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहां नहीं आ रहा, इक्विलिब्रियम उससे पहले आएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए जाएंगे। लिखिए सब। अगर आपके स्कूल में टेस्ट हो और आपको कोई दिक्कत हो कि भाई साहब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टिक करा सकता हूँ। 11 12 में चलते हैं, 11th में चलते हैं, हाँ भाई ये आएगा तो वही आता है, ठीक है, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनते, बाकी 12th में ये नहीं करा सकते। चलिए, आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। कुछ आए नहीं आए इस चैप्टर में से ये जरूर पूछा जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहां से क्वेश्चन 500% मिलेगा। ले चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, 500% आपके स्कूलों में पूछा जाता है। डेफिनेशन पूछ लेगा, इसका एप्लीकेशन पूछ लेगा, कुछ भी है। पढ़ाने लायक चीज इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही थी। एक तो केसी कैसे निकलता है, केपी कैसे निकलता है, बस वही तो था। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, such as change in concentration, temperature or pressure is applied on the reaction, then equilibrium will shift in a
then equilibrium will shift in a direction that nullify और undo, कैंसिल करना यानी कि undo करना, और undo the changes। क्या कहता है कि अगर आपने किसी केमिकल रिएक्शन में कोई स्ट्रेस दिया, कि स्ट्रेस कैसे दोगे किसी केमिकल रिएक्शन को, उससे छेड़छानी कर दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्टेंट डाल दिया, प्रोडक्ट हटा दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, रिएक्टेंट हटा दिया, ऐसे कोई भी आप उसके उंगली करते हो बेसिकली, तो रिएक्शन या इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जो कि किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को नष्ट कर सके। यानी कि जो भी आपने स्ट्रेस दिया है वो उसको खत्म करने की कोशिश करती है। यह है ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक बार पढ़ करके देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। चले, तो हम तीन तरह का स्ट्रेस इसमें काउंट करेंगे। पहला, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन से छेड़खानी करी है, सपोज कीजिए ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। अब आपने क्या करा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिए, यानी कि आपने रिएक्टेंट और डाल दिया, तो ये क्या करेगी, इस रिएक्टेंट को खत्म करने की कोशिश करेगी। अब रिएक्टेंट खत्म कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना दो, है ना, यानी कि रिएक्शन किधर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह देंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। इस तरह से ये काम करती है। अगर आपने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड, एंड मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म। जल्दी से लिखिए। अच्छा ओके, रुकिए। अच्छा ही बताइए, मैंने प्रोडक्ट बनते ही उनको निकाल दिया, यहां से कंटेनर से बाहर कर दिया, यानी कि प्रोडक्ट कम कर दिया, हटा दिया, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम कर दी। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा। प्रोडक्ट आपने हटा दिए तो और प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड एंड मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। और अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम कर दी तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड, एंड मोर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म्ड। सिंपल सा हिसाब है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। लिखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सपोज करो ये रिएक्शन है जिसके प्रोडक्ट में हीट बनती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैं आपसे पूछूंगा और आप जरा सोच के बताना किस तरह से उसको इफेक्ट को खत्म करा जा सकता है, रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड ले जाकर के या बैकवर्ड ले जाकर के। ठीक है, मैंने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। बताइए इक्विलिब्रियम आगे जाएगा पीछे जाएगा,
दो ही आंसर हो सकते हैं, आगे या पीछे, बोलिए। बोलो सुमित, हर्षदीप, लक्षदीप। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेसिकली आपने हीट बढ़ा दी, है ना। अब हीट बढ़ा दी है और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया तो और ज्यादा हीट बन जाएगी, तो खत्म कहां हुआ, हमें तो नलीफाई करना है ना। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को खत्म करा जा सके। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, और अगर इस पर टेम्परेचर बढ़ा करने की जगह कम कर दूं तो, टेम्परेचर कम कर दिया यानी कि आपने प्रोडक्ट में से हीट हटा दी, तभी तो करोगे कम कैसे, और हीट हट गई तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड। आइए अब अगर सोचो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, डेल्टा एच पॉजिटिव होता और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी कि आपने हीट बढ़ा दी, अब इस हीट को खत्म करना है। खत्म कब करोगे, जब आप प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, यहां हीट थोड़ा ना है, क्या वो दिमाग नहीं चला था ना। और टेम्परेचर कम कर दोगे यानी कि आपने हीट कम कर दी, तो रिएक्शन इधर जाकर के ए बी और हीट बनाना शुरू कर दी, क्योंकि आपने तो कम कर दी है। आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसकी बात करते हैं, दिमाग लगा करके आंसर देना। इस रिएक्शन में आपने प्रेशर बढ़ा दिया, बताइए अब क्या करेगी रिएक्शन बेचारी। ओके, सपोज कीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, a प्लस 2b सी डी सी ए क्या सी डी ई कर दो इसको। प्रेशर कौन लगा रहा होगा, ए गैस है, ए प्रेशर लगा रही होगी, बी प्रेशर लगा रही होगी, सी लगा रही होगी, डी लगा रही होगी, ई प्रेशर नहीं लगाएगा क्यों, सॉलिड है। क्लियर, तो उसको तो मैं डिलीट मार देता हूं यहां से, इसका प्रेशर से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड ज्यादा प्रेशर लगाता है या प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में कितने मोल है, 3, प्रेशर क्या होता है, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, जितने ज्यादा मोल जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कंटेनर का फिक्स है। तो जहां पर ज्यादा मोल है वो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, जहां प्रेशर कम है वहां पर मोल्स की संख्या भी कम है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने के बाद में अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है तो मोल की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, मोल की संख्या कम होगी तो प्रेशर कैसे, तू नींद में बैठती है, मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट में प्रेशर में मोल ज्यादा है कम है, तो प्रेशर जब मोल ही कम बनना है मैं घूसा मार दूं किडनी में तेरे। अगर प्रोडक्ट में ये चीज ही कम बन रही है, ये बन जाता तो ज्यादा मोल बन जाते, ज्यादा प्रेशर लग जाता हो तो क्या करते, तो प्रेशर बढ़ने पर इस केस में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड।
और अगर मैं प्रेशर कम कर देता तो ये क्या करती, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करती, उसकी उम्मीद में ये किधर जाती, ज्यादा मोल बनाती, यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट होती। तो लॉजिक ये हो गया कि प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, सॉलिड को हमने काउंट नहीं करा, कम हो। सिंपल सी बात। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आपने कंटेनर बड़ा कर ले लिया यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, या कंटेनर छोटा ले लिया यानी कि वॉल्यूम कम हो गया। तो सीधी सी बात है, आप सिंपल ये समझ सकते हो कि PV इक्वल टू NRT होता है, तो P इक्वल टू NV अपॉन RT, सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया है इसका मतलब है प्रेशर कम हो गया है, या आपने वॉल्यूम कम कर दिया है तो प्रेशर बढ़ गया है। और प्रेशर बढ़ने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो। सीधी सी बात है। और कहता है कि वॉल्यूम बढ़ा दिया तो आप समझ लेना प्रेशर कम कर दिया, और प्रेशर कम होता है तो उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। सिंपल। तो वॉल्यूम को प्रेशर से कनेक्ट करना और प्रेशर के हिसाब से आंसर टिपा देना। अगर मैं इसमें वॉल्यूम कम कर दूं तो बताइए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया इसका मतलब प्रेशर कम हो गया यानी कि बैकवर्ड आ जाएगा। जिधर मॉलिक्यूल की संख्या कम होती है प्रेशर बढ़ाने पर उधर की तरफ शिफ्ट होता है। लिख लीजिए क्वेश्चन लिखिए। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस, production of ammonia in Haber process is given by, काफी फेमस प्रोसेस है, इसको हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, देखिए which is correct which is correct to yield more ammonia, which is correct to yield more ammonia. Your options are high temperature, high pressure, high temperature, low pressure, low temperature, high pressure, low temperature, low pressure। बताइए। पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब हीट यहां पर है। आपको ज्यादा अमोनिया बनानी है। ज्यादा अमोनिया कब बनेगी, जब आप इसको और ज्यादा हीट दे दोगे, तभी तो जाएगा।
यानी कि टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई। सी तो हो गया गलत। बन जाओ भेड़ तुम। टेम्परेचर कम होगा तो ज्यादा अमोनिया कैसे बनेगी? भाई हीट इधर है ना, और हीट दोगे तब जाकर के ये फॉरवर्ड जाएगी ना। और हीट कैसे दोगे, टेम्परेचर बढ़ा करके। तो टेम्परेचर शुड बी हाई। पढ़ के देख लीजिए, एक पन्ना पलट करके मैंने लिखवाया था, ध्यान से करना इस चीज को। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर मॉलिक्यूल कम हो। यहां ज्यादा है, यहां मॉलिक्यूल कम है, तो अगर आप और उधर जाना चाहते हो तो प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाई प्रेशर। आपके तो दिमाग में बस चुका है, एक चीज हाई है तो दूसरी लो कर दो, पता नहीं क्यों। दोनों ही आपको हाई करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ है इसलिए नहीं, टफ तो है ही नहीं है, बुद्धि वाली बात है कैसे चलती है आपकी। क्या क्या चेंज कर लिया हमने, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, राइट। अब अगला लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, कुछ भी डाल दिया। अब इनर्ट गैस आप दो तरीके से मिला सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे मिलाओगे यानी कि कंटेनर आपका खुला रहेगा, तभी एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम का करोगे तो कंटेनर आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो इसमें रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी सी बनाते हैं, ये आपके पास रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। और इक्विलिब्रियम आ चुका है, आपने इसमें एक इनर्ट गैस और मिला दी। बेसिकली इनर्ट गैस मिलाने से प्रेशर बढ़ना चाहिए, एक और गैस प्रेशर लगाने लग गई, बट उसने क्या बोला है, प्रेशर आपको कांस्टेंट करना है। तो इनर्ट गैस मिलाने पर अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, देखो क्या क्या चेंज हुआ है, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है, नहीं। क्या प्रेशर चेंज हुआ है, नहीं, प्रेशर उसने चेंज करने ही नहीं दिया। एक वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, यहां बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और इनर्ट गैस मिलाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी कि बाय एडिंग इनर्ट गैस वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। और कंसंट्रेशन कम हो गई तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने की। कहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में 2 मोल है, यहां पे तो एक ही है, यानी कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। लिखिए इस बात को, फिर मैं खुद भी लिखाऊंगा। लिखिए इसमें, by adding inert gas at constant pressure concentration decreases, thus reaction will try to increase the concentration and
equilibrium will shift in that direction where number of molecules are more. ब्रैकेट में लिखना, in this case equilibrium will shift backward. कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम करते हैं तो क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आपने इसको कर दिया बंद. क्लियर? अब रिएक्शन हुई A प्लस बी सी और आपने मिला दिया इसमें अब देखिए क्या हुआ. क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है. वो तो चेंज हुआ नहीं. क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? नहीं, टेम्परेचर भी क्या है? कांस्टेंट है. प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज कांस्टेंट. भाई ए जो प्रेशर लगा रही है वो होगा ए के मॉलिक्यूल अपॉन टोटल मॉलिक्यूल इंटू पी. बी जो प्रेशर लगा रही है, या यूं कहो कि पार्शियल प्रेशर, बी का प्रेशर और सी का प्रेशर. सी का प्रेशर सी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, ए का प्रेशर ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, बी का प्रेशर बी के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा. तो कायदे से पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ है. देख लीजिए आराम से. हां, कंटेनर का टोटल प्रेशर बढ़ गया होगा इसकी वजह से, बट इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. रिएक्शन पे कहां फर्क पड़ा? टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, कांस्टेंट हो, कंसंट्रेशन में नहीं आया, वॉल्यूम में नहीं आया, प्रेशर में नहीं आया. हेंस देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम. यानी कि अगर आप इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं आएगा. लेकिन आपने कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा दिया, बनाया, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल हो. यानी कि ओवरऑल बात ये कर सकते हैं कि इनर्ट गैस मिलाई है आपने एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, या यूं कहो कि इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हों. सीधी सी बात. और एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मिलाया तो नो इफेक्ट. तो ये था आपका इक्विलिब्रियम ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन केमिकल रिएक्शन, कि किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर वो सब बढ़ाए तो क्या होता है.